apart from corporate planning, we'll take it in the last. Okay, Mr. Shivam Kashyap, corporate planning में last में लूंगी. Selection process is a good topic. Wait. Okay, this is also right, Miss Riya. Let me first explain this. अभी क्या पूछा था किसने? Selection process. Corporate planning में last में ले लूंगी, ठीक है शिवम? एक बार रिमाइंड करा देना, एंड करने से पहले मैं जरूर ले लूंगी. और ये सिलेक्शन प्रोसेस करा दूं, फिर मैं सारी स्लाइड्स दिखा दूंगी, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको रेगुलर क्लास थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिया है क्योंकि आपका रिवीजन सेशन था, ठीक है? सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन स्क्रीनिंग का फॉर्म भरते हो. उस फॉर्म के बेसिस पे आपको इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू में से जो सिलेक्ट होते हैं उनका फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, ठीक है? बहुत पैनल बैठती है, वहां पे आपका इंटरव्यू होता है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं. आप जैसे आपके सारे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है. वो मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद आपके बैकग्राउंड चेक होता है कि आप एक जेन्युइन बंदे हो, आप यहीं पे रहते हो, कोई मतलब है ना, किसी भी तरीके का कोई आपके पास फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, उसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है. उसके बाद आपको प्रॉपर नोटिस आती है ज्वाइनिंग लेटर की. दिस इज अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस एंड इट इज इम्पोर्टेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में. इज इट क्लियर? जिसने भी ये डाउट पूछा था, इज दिस क्लियर टू यू? पूर्वा, सिलेक्शन प्रोसेस इज क्लियर टू यू? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ओके. वेट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी ले रहे हैं, ठीक है? एक एक करके ले रहे हैं. तो अभी ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट था, ओके. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट, एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं. सिंपल सी बात है कि एक सबऑर्डिनेट जो है, मैनेजर जो है, वो कितने को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है? फ्यूअर हायरार्की लेवल सुटेबल फॉर एक्सपीरियंस टीम, कि जिसके अंदर बहुत कम हायरार्की लेवल्स है, मतलब बहुत छोटी हायरार्की बनी हुई है, तो वो वहां पे एक्सपीरियंस टीम पे सूट करता है, और उसको वाइड स्पैन बोलते हैं. नैनो स्पैन जहाँ पे हायरार्की लेवल बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और लेक्स एक्सपीरियंस टीम के लिए होता है. तो सिंपल सी बात है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं. द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब आप, कहाँ चला गया ट्रेनिंग वाला पॉइंट, ये रहा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अंडर सुपरविजन. आप जॉब के साथ साथ जब आपको वहीं पे सुपरवाइजर आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, ट्रेन कर रहा है काम के ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ओनली, ठीक है, उसी सेम प्लेस पे, तो आप बोलते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग. मान लो आप सुबह 9 बजे ऑफिस डेली जाते थे, आज भी 5 बजे 8 बजे घर आते थे, आज भी आप सेम टाइम पे जा रहे हो, पर इसी वर्किंग आवर में आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है. दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है जब आपको वर्कशॉप्स के लिए आउट ऑफ द, मतलब आप उस वर्किंग एरिया में नहीं, आपको सेमिनार्स के लिए 2 दिन के लिए बाहर भेजा गया है, या आपको वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, आपको ट्रेनिंग के लिए 1 वीक के लिए आपको किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी एरिया में भेजा गया है ट्रेनिंग पर्पज के लिए. अभी आप जॉब पे नहीं आ रहे हो, आप ट्रेनिंग के लिए वहां पे जा रहे हो 1 वीक के लिए. दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स नहीं होती आपकी. जिस भी स्टूडेंट ने पूछा था ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, इज इट क्लियर टू यू? तो कई बार नाम नहीं आता था, कौशल कई बार दिख भी जाता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खुशाल, सॉरी खुशाल. इज इट क्लियर टू यू? यस, ओके. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? मैनेजर इन बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? आई डोंट नो एग्जाम कब से है, पर मुझे ये मालूम है कि आज रिवीजन है, तो टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
You don't have any questions, anyone? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कॉर्पोरेट प्लानिंग बता देती हूँ, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, मुझे पता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओके। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आई थिंक रिवीजन वाले स्लाइड में नहीं मिलेगा आपको। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि आपको किसी भी चीज की नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में सर्च करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ भी करना है, उसकी नीड है। उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से इंफॉर्मेशन लेने के बाद बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करोगे। आफ्टर दैट हर एक ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करोगे जो आपने आइडेंटिफाई किया है। एक बार सब ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके प्लस माइनस पॉइंट सब कुछ देख लिया, उसके बाद आप उसमें से चूज करोगे। वो आपका फाइनल डिसीजन होगा विद यू कि आप कौन सा बेस्ट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। दिस इज अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑर्गेनाइजिंग का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर दो मैडम, ओके। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया? ओके, लेट्स कम टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब आपने प्लानिंग करके अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, ठीक है। आप क्या करो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप पे बहुत सारे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। उस रिसोर्सेस को अरेंज करोगे, एक्टिविटीज को डिफाइन करोगे, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली इंक्रीज कर सको। अब आप सबको उस अपने रोल्स डिफाइन कर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दोगे, सबको सबका रिलेशनशिप बना दोगे कि कौन किसको सुपरवाइज करेगा, कौन किसके अंडर आएगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल डिस्क्लोज। अब दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल। फॉर्मल जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, सारे नॉर्म्स, पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। इनफॉर्मल जो कि अनऑफिशियल होता है, जो नेचुरली अमंग एम्प्लॉयज में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यहां तक समझ में आ गया? Types of control system will take after the completing organization. Okay. Is this 2 points are clear to everyone? Meaning and types of organization. Is it clear to everyone? मैनेजर एंड बिजनेस एनवायरमेंट, ये कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली ऐसे पूछने का? मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाई अभी जो मैं इनफॉर्मल नाम समझ नहीं आया। देखो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हो। आपने एक ऑफिस ज्वाइन किया, आप यहाँ पे जाते हो इस ऑफिस में। आपके कुछ बॉस होंगे, सुपर बॉस भी होंगे, ठीक है। आप जब गए, अब आप बॉस से अरे यार, अबे यार करके तो बात नहीं करोगे ना। यही जो आपका ग्रुप है, ये आपकी जो टीम है, ये आपके 5 मेंबर्स है टीम के, एक टाइम पर धीरे धीरे बात करके आपके बीच इतनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है कि एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल। पर जब आपको अपने बॉस से बात करनी है, सुपर बॉस से बात करनी है, एचआर से बात करनी है, तो आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। आपको एक लीव लेनी है तो आप बोल के नहीं जाओगे, आपकी जो एक मेल ड्रॉप करोगे या कोई एप्लीकेशन में लीव अप्रूव कराओगे, वट एवर सिस्टम इज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू फॉलो दैट। दैट इज फॉर्मल। बट अगर दोस्त यार को बता के जा रहे हो तो वहां पे थोड़ी उनको मेल करोगे, वहां तो बोल के जाओगे कल मैं नहीं आ रहा, और उनको एग्जैक्ट रीजन बता के जाओगे क्यों नहीं आ रहा, राइट। दिस इज इनफॉर्मल। अब समझ में आ गया? बेटा अगर ना मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ड्यूरिंग दैट टॉपिक अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो नेक्स्ट, तो वो स्किप हो जाएंगे। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर आप अपने क्वेश्चंस लेकर आना, ठीक है। मुझे याद है किसी एक ने शायद डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम अभी पूछा है बेटा, क्योंकि जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगी। ऐसे मैं चैट बॉक्स और साथ में वो सब करूंगी तो मैं, है ना, फोकस नहीं हो पाता, इसलिए कह रही हूँ। और फिर मिस हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा है डिपेंड करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे कि
जो बिजनेस फंक्शंस के अकॉर्डिंग, कि एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऐसे। डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं कस्टमर ग्रुप्स के। मैट्रिक्स, जहां पे हम फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट दोनों को कंबाइन करके यूज कर रहे हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर, जहां पे हायरार्की लेवल्स बहुत कम होते हैं, जिससे क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबको समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे है? वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट है। डिवीजन यानी कि कस्टमर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से है। मैट्रिक्स, जहाँ पे दोनों का यूज कर रहे हैं। फ्लैट, जहाँ पे हायरार्की लेवल बहुत छोटी होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया था कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। तो लाइन अथॉरिटी है जहां पे डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड है, टॉप से बॉटम पे आ रही है। स्टाफ अथॉरिटी जो आपको एडवाइस दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है मैनेजर को असिस्ट करने के लिए, जो आपकी टीम है, दैट इज कॉल्ड स्टाफ अथॉरिटी। ठीक। डिपार्टमेंटेशन, जो कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, जैसे फंक्शनल, प्रोडक्ट बेस्ड, ज्योग्राफिक बेस्ड डिपार्टमेंट्स बने। डेलीगेशन का मतलब होता है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जो सबऑर्डिनेट्स की होती है, वो दूसरों को टास्क, मतलब अपना काम दूसरों को दे देते करने के लिए विद अथॉरिटी। अथॉरिटी देते हो, फिर वो अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है अकॉर्डिंग। ये टॉपिक मुझसे कल बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लास में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर संकल्प ने पूछा था, है ना? मिस्टर संकल्प, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आप ही थे जिसने मुझसे पूछा था। आज ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ पे कैसे आ गया? बिजनेस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन यहाँ पूछो, और इन्वायरमेंट की क्लास में मुझसे मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछो। समझदार बच्चे हो तुम लोग। माइंडसेट क्लियर करके आया करो कि आज ये पढ़ना है, चलो इसको पूछे। डेलीगेशन का प्रोसेस यही है बेटा, ये जो लिखा है पॉइंट्स। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू का क्या मतलब है? आप एक ही जगह इंटरव्यू देने गए हो, आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले, दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। फोर्थ लाइन कौन सी? टॉपिक लिखो मिस नीलम। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिपार्टमेंटेशन नहीं समझ में आया, वेट। देखो, डिपार्टमेंटेशन का मतलब है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हर और ये स्पेशलाइज अपने डिपार्टमेंट में, तो ये जो एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। इज इट क्लियर? सेंट्रलाइजेशन बता रही हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितने भी डिसीजन लिया जाएगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लोअर लेवल्स फॉर क्विकर। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, कुछ कुछ ना लोअर मैनेजमेंट को, मिडल मैनेजमेंट को, और एक टॉप लेवल के पास अपनी होती है, तो वो डिवाइड कर देते हैं, कुछ कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिसीजन मेकिंग की। बस सेंट्रलाइजेशन जहाँ होता है वहां पे सिर्फ टॉप लेवल का कंट्रोल रहता है, वही पूरा मैनेज करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दिस क्लियर टू एवरीवन? पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट था आपका, जो ऑलरेडी कवर कर दिया मैंने 5 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट जो भी लगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, a control approach that focus management attention only on significant deviations from expected performance or standards। देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्शन जो है एक कंट्रोल अप्रोच है, जो फोकस करती है मैनेजमेंट
कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डेविएशंस आ जाते हैं उनमें, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन होती है काम को लेकर, मैनेजमेंट का टेंशन होता है उस काम को क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, या कोई इंपॉर्टेंट डेविएशन या मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डेविएशंस आ जा रहे हैं, कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इशू हुई है कि वो एक्चुअल में नहीं पहुंच पाया, रिजल्ट्स मिल पाए, तो जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उन पे उन स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करती है, यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, एक्शंस लेने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, सेम टाइम में कंसंट्रेटिंग ऑन क्रिटिकल इश्यूज, कि अगर टाइम टू टाइम कंट्रोल करते रहोगे, मॉनिटर करते रहोगे, तो जो भी क्रिटिकल इश्यूज है उसको कंसंट्रेट, क्योंकि आप टाइम टू टाइम कर रहे हो तो जो भी क्रिटिकल इश्यूज अराइज होने वाले थे उससे आपका टाइम बच जाएगा और आप उसको टाइमली रिजॉल्व कर लोगे। इससे एम्प्लॉयज की ऑटोनॉमी और डे रूटीन टास्क क्या होता है वो इनकरेज होता है, और इससे प्रायोरिटाइज हो जाती है हमारे एफर्ट्स मैनेजमेंट के। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एड्रेसिंग अ शार्प डिक्लाइन इन सेल्स रादर देन माइनर डेली फ्लक्चुएशंस। आप डेली के फ्लक्चुएशंस को अगर नोटिस कर रहे हो तो आपने एक नया स्टेप लिया, उस पर वर्कआउट किया, आपने न्यू रूल बनाया, ताकि इन फ्यूचर में आपकी जो शार्प डिक्लाइन थी सेल में वो कम हो गई और मार्केट में राइज करने लगे, आपकी सेल इंक्रीज होगी। अभी आप मान लो कि आपने इस मंथ का टारगेट बनाया और सीधे जाके मंथ लास्ट में देख रहे हो, अब वो टाइम निकल चुका है आपका करेक्टिव एक्शन लेने का। बट यही आप रेगुलर मॉनिटर करोगे, डेली बेसिस में फ्लक्चुएशंस को नोटिस किया तो आपने कुछ एक्शंस ले लिए और इन एक्शन से अब आप राइज कर गए, तो आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया एट द लास्ट। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's come to the next question. Okay. हैंग कर गया, एक सेकेंड रुकना। देखो, डेल्फी टेक्निक जो होती है वो ऐसी टेक्निक है जो यूज की जाती है जो जब भी डिसीजंस लेने, एक्सपर्टाइज के लिए, बिल्कुल जिसने ये एग्जांपल दिया बिल्कुल सही दिया, कि जहां पे एक्सपर्ट्स मिलके ना किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआर यहाँ पे कहाँ से आ गया? मतलब आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग द आंसर। यहाँ मैनेजमेंट की क्लास में मैं सीएसआर नहीं पढ़ा रही हूँ। सीएसआर मैंने कल पढ़ा दिया, आई थिंक दोनों बार मैंने उसको एक्सप्लेन किया। आई एम रियली सॉरी, आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ। लास्ट में टाइम बचेगा देन आई विल टेक, अदरवाइज आई विल नॉट टेक, क्योंकि ये मैनेजमेंट की क्लास है, मुझे मैनेजमेंट के डाउट्स क्लियर करने जरूरी है। हाँ, क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस? कंट्रोल टेक्निक्स, ओके। मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं और कंट्रोल टेक्निक्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न है, ठीक है। ट्रेडिशनल होती है बजटरी कंट्रोल, उसके लिए हम एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजट, हम अपने बजट के लिए कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बजट सेट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, ताकि हम एक बजट पे कंट्रोल रख सके, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कितना पैसा हमारा बजट का लग रहा है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल,
स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का मतलब है कि ऐसी टेक्निक्स जो ग्राफिक के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके ट्रेंड्स को एनालाइज कर पाते हैं। ठीक। ऑडिट, जहां इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हर एक चीज स्मूथली, लीगली एंड एक्यूरेटली वर्कआउट हो रही है या नहीं हो रही है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं फाइनेंशियली। Is it clear to everyone? Traditional techniques are clear to all of you. Then we'll move to the modern techniques. Traditional technique is clear to everyone, especially the student who asked me. Modern techniques, balance scorecard, measure performance across financial, मतलब एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड, जैसे हम लोग का रिपोर्ट कार्ड आता है, लास्ट में आता था स्कूल में, तो इसमें हर एक चीज आती थी, सिर्फ एग्जाम्स के नंबर नहीं होते सब्जेक्ट्स के, हमारी क्लास में कैसी परफॉर्मेंस है, हमारा बिहेवियर, हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारा मॉरल वैल्यू, सब चीज का ग्रेड्स मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से बैलेंस स्कोर कार्ड में हमारी परफॉर्मेंस, हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, हमारा इंटरनल प्रोसेस, हमारा लर्निंग एनवायरमेंट, सब कुछ कवर होता है। ठीक। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एमआईएस, जो रियल टाइम डेटा देते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ये रियल टाइम डेटा फॉर डिसीजन, हमें डेली बेसिस में डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इससे हमें डिसीजन ले सकता है। ओके। बेंचमार्किंग, हम कंपेयर करते हैं कि हम इंडस्ट्री में कहाँ लीड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने एरियाज जहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करनी है, ताकि हम अपने बेंचमार्क को कंपीट कर सकें। दीज आर द मॉडर्न टेक्निक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Control techniques are clear to each and everyone. Essence of coordination. Okay. I already told you that I'll take that topic in the last. मुझे याद है। अभी क्या टॉपिक था वैसे? एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि सारी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज वे में एफर्ट्स हो, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, हम अचीव कर सके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ना। मतलब कोऑर्डिनेशन के बिना तो वर्क कम की रिक्वायरमेंट हर एक स्टेज में, हर एक लेवल पे, हर एक वक्त में है। ठीक। कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि सारा काम टेक्निकली सिंक्रोनाइज वे में तरीके से चले, प्रॉपर वे में चले, सब आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करें, सब एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर टीम और यूनिटी में काम करें। राइट। इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि अगर हमने आपस में बात ही नहीं की, मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे टीम मेंबर्स, तो तीनों मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं जिसको जो समझ आ रहा है, और लास्ट में जब देखा तो तीनों ने सेम काम कर दिया, इतने एफर्ट्स भी लगाए, एफर्ट्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए। इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होते, कोऑर्डिनेटेड वे में हर किसी को अपना काम पता है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो एक अलग चीज है। इससे टीम वर्क इनहांस होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है आपकी, स्मूथ वर्क फ्लोज होता है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी कोई सिचुएशंस नहीं आते। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो रिजोल्व हो जाते हैं इजी। इसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है, क्लियर गोल्स डिफाइन कर, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉपर वेल डिफाइंड ईच एंड एवरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये सब पॉसिबल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शादियों के सीजन है, गाने चल रहे हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं फर्स्ट स्लाइड से दिखा दीजिए, मैं फर्स्ट स्लाइड से दिखा रही हूँ, पूरा सिलेबस कवर है पता है आज की क्लास में। तो जिसको जो भी डाउट है, मैं एक एक स्लाइड दिखा रही हूँ, उसमें से जिसका जो क्वेश्चन, ये बहुत सही तरीका है। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, डू यू हैव एनी क्वेरी? ओके, एक मिनट। सीबी अनूप कुमार, ट्रेडिशनल मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक, ट्रेडिशनल बजटिंग नीड्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक मैम। ट्रेडिशनल बजटिंग, देखो ट्रेडिशनल बजटिंग का मतलब है जो पहली जैसी बजटिंग होती थी। चैलेंज ऑफ सीएसआर इज गिवन इन दिस मैनेजमेंट वाली यूनिट में दिया हुआ है। तो ओके, रोल को ट्रेडिशनल बजटिंग क्लियर नहीं हुआ आपको?
ओके, देखो बजटिंग का मतलब है कि आप ना हर एक डिपार्टमेंट का बजट बना रहे हो, बजटरी कंट्रोल। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सेल्स डिपार्टमेंट का एक बजट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट का बजट बनाया, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट सबका बजट, मार्केटिंग का बजट बनाया। ठीक है, अब बजट को कंट्रोल करना है। आप क्या कर रहे हो, बजटरी कंट्रोल में मॉनिटर कर रहे हो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बजट्स के अकॉर्डिंग, कि क्या जो बजट सेट किया था या जितना पैसा इनको दिया, क्या उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया। ठीक, और आप इससे ये भी कंट्रोल कर पा रहे हो कहीं ओवर बजट काम तो नहीं हो गया। मैंने अगर 2 करोड़ रुपए लगाने थे सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो 2 करोड़ के हिसाब से रिजल्ट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है काम उन्होंने 50 लाख का भी नहीं किया और मैंने 2 करोड़ स्पेंड कर दिए, नहीं। उस चीज को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। इज दिस फन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू सीबी अनु? मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं प्रीवियस ईयर के, सॉरी। यस, ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी मूवीज में, या आप कहीं वर्क करते हो वहां पे, कि जब बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो वहां पे ना कुछ चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम ट्रेड्स का कंपेयर करते हैं, कि लास्ट ईयर हम यहाँ पे थे, अब हमारा ग्राफ यहाँ पहुंच चुके हैं, अब इसका ग्राफ स्लो हो गया है, बढ़ गया, इंक्रीज डिक्रीज, उस चीज को शो करते हैं। उससे हम ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वर्क, उसको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ऑडिट के बारे में सबको मालूम है, ऑडिट क्या होता है। इंटरनल ऑडिट तो हम कराते हैं, साथ में जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले, जब हमें हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, हम ऑडिट कराते हैं, राइट। तो वही ऑडिट है यहाँ पे। यस, यू विल डेफिनेटली कर ऑन एलएमएस में, मिल जाएगा जिस प्लेटफॉर्म में आपको मिलता है, आपको डेफिनेटली मिलेगा ये। ठीक, तो मैं आप लोगों को ना यूनिट 1 से लेके सारी स्लाइड सिखा रही हूँ, तो जिसको जो डाउट इस स्लाइड में होगा पूछ लेना, सारा सिलेबस यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड ये रही, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। एनीवन इज हैविंग डाउट? टेक अ मिनट, टेक अ मिनट, डोंट वरी। डू यू हैव एनी डाउट और क्वेरी? ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट क्लास में, मेरे रिवीजन क्लास में। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नो, कंटीजेंसी थ्योरी सबसे इजी। कंटीजेंसी थ्योरी का मतलब होता है कि ऐसी थ्योरी वो कहती है कि कोई भी फिक्स रूल नहीं हो सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। आप जैसी सिचुएशन देख रहे हो, जैसी कंडीशन देख रहे हो, एक मैनेजमेंट की अपना डिसीजन बनाए, उस हिसाब से मैनेज करे। कोई रिजिड रूल नहीं है, कहाँ पे उन्हें साइंटिफिक रहना है, कहाँ पे उन्हें थोड़ा लीन, मतलब वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, जिस टाइप का मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करना है लीगल वे में, एक तरीके एथिकली, वो फॉलो करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? लीन मैनेजमेंट, लीन मैनेजमेंट क्या होता है, वो कहते हैं कि रिसोर्सेस की वेस्टेज ज्यादा ना हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव हो एफिशिएंसी, उसके लिए वो क्या करते हैं, हर एक चीज की मैपिंग करते हैं। वो देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं वो सारे वैल्यूज जो भी काम हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज क्रिएट हो रही है, उसमें से कोई रिसोर्सेस की वेस्टेज ना हो, ज्यादा वैल्यूज ऐड हो एक्टिविटीज में। वो जस्ट इन टाइम जैसी चीजों को फॉलो करते हैं कि जब डिमांड आएगी तब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हम प्रोडक्ट को बना के वेयर हाउस में स्टोर नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ मेथड्स को यूज करते हैं जिससे रिसोर्सेस की वेस्टेज कम हो और इंप्रूव हो एफिशिएंसी। इसी चीज पे भी पूरा टॉपिक डिपेंडेड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, की क्वालिटी को मेंटेन करके चलना। कई बार ना बहुत सारे टॉपिक्स आपके नाम में ही छुपे होते हैं, कॉमन सेंस से बनाने होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस क्लियर? एंड डू यू हैव एनी डाउट? सीएसआर आ गया भैया, आ गया, इसी में था।
सॉरी जिसने कहा था, मैंने कहा उधर होगा। सीएसआर, सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी कंपनी जो एक गवर्नमेंट का डिसाइडेड जो भी अमाउंट है, अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो दे हैव टू कंट्रीब्यूट 2% फॉर सोसाइटी वेलफेयर। उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% सोसाइटी वेलफेयर में लगाना है, इन एनी एरिया अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। वो एजुकेशन सेक्टर में लगाए, हेल्थ सेक्टर में लगाए, इन्वायरमेंट सेक्टर में लगाए, इन एनी एरिया, इन एनी वे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीएसआर। इज इट क्लियर टू यू? जो भी मुझसे पूछ रहे थी, प्रियांश, नॉट रॉन्ग, कोई और था तो आई डोंट नो। क्यूएम बताया तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आप अपनी क्वालिटी को मैनेज करना। मैं एक बार फिर से देख के आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये बताओ पहले, सीएसआर क्लियर हो गया? लेट्स मी कम टू टीक्यूएम फर्स्ट। देखो, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? इंप्रूवमेंट कस्टमर पे फोकस करके उनकी नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन को। आप एक काइजन डे की थ्योरी होती है, आपको यहाँ पे बहुत डेप्थ पे नहीं जाना, मतलब ऑनगोइंग एफर्ट्स लगाना ताकि प्रोसेस कर सको, इंप्रूव कर सको अपने प्रोडक्ट को। एम्प्लॉयज के साथ इंगेज रहना ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सके उनकी, वो ज्यादा से अच्छे प्रोडक्टिव काम करे। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी मैनेज कर रहे हो, जो भी काम इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, उन सबकी क्वालिटी को मैनेज करना ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट दे सके और इम्प्रूव कर सके खुद को, बस। This is about TQM, that is total quality management. Now is it clear to you? जिस भी स्टूडेंट ने मुझसे TQM पूछा था उसको क्लियर है? Okay. So anyone is having doubt in this topic in global scenario? Do you have any doubt in this unit, in this topic? Yes or no, at least reply कर दो ताकि we can move further. Fifth point, agility and adaptability, right? Okay. द एबिलिटी टू क्विकली अडेप्ट द चेंजिंग मार्केट। अब नाम से ना इतना डर जाते हो तुम लोग, अडेप्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, वो एबिलिटी दिखा तो पता नहीं क्या ही होगा इसमें, राइट? ऐसा हो जाता है ना। कोई नहीं, हम जब स्टूडेंट से तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता था। देखो, हम कितनी जल्दी कोई नई चीजों को, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। और क्योंकि आपको मालूम है ट्रेंड्स, हर चीज हमेशा मार्केट ग्रो ही कर रही, कुछ ना कुछ रोज सीखने को ही मिल रहा है, राइट? तो आप कितनी जल्दी मार्केट कंडीशंस को अडेप्ट कर ले रहे हो, मेथोडोलॉजीज पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब देखो, आपको मालूम है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, है ना? कुछ चीज रिजिड नहीं है, सेम नहीं है। तो इक्विटी मतलब इक्वालिटी हो, इंक्लूजन यानी कि इनिशिएटिव्स ले सको, डीईआई जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में। डाइवर्स वर्कफोर्स इज सीन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फोस्टिंग इनोवेशन। आपको मालूम है इनोवेशन बढ़ रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होनी चाहिए, जिस हिसाब से तेजी हो रही है मार्केट में, आपको प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सको। ठीक है, इज दिस पॉइंट नाउ क्लियर टू एवरीवन? बस सारे ही बोल देते हैं एक बार में, हम सारे पॉइंट समझा दो, बचा कौन सा? फर्स्ट पॉइंट रहता है वो भी समझा देती हूँ। भी रिजिट, कि अब कुछ चेंजेस करने के लिए आपको प्रॉब्लम आए तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स या कोई भी इफेक्ट कर रहा है आपके मार्केट को, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो आप इजिली रूल्स को चेंज कर सकते हो, इजिली कोई चीजों को अडाप्ट कर सकते हो। हाइब्रिड वर्क मॉडल होने चाहिए, जैसे हाइब्रिड गाड़ी आ रही है हर, कि पेट्रोल और डीजल दोनों से मिलके चल रही है, ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में भी होना चाहिए कि रिजिड भी होनी चाहिए कुछ चीज, और कुछ चीजों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए ताकि आप चेंजेस अकॉर्डिंगली कर सको। हाइब्रिड वर्क मॉडल्स होने चाहिए। ओके, सो द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? आप तो सब समझा दिए, पूरी यूनिट हो गई है।
रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट, कि फिक्स्ड रूल्स बना दिए अब यही फॉलो होगा पूरे साल भर। बेंचमार्किंग मतलब अपने लिए कुछ बेंचमार्क सेट करते हैं कि हमारा जो, ये मेरा बेंचमार्क है, इतने नंबर तो मिनिमम लाने ही लाने हैं मुझे, दैट इज बेंचमार्क। अच्छा, लीन मैनेजमेंट में जो 5S थे, ओके। देखो सॉर्टिंग और ये सब था ना उसमें, कहाँ चला गया। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों को सॉर्ट करते हैं, ठीक है, अरेंज किया, फिर हम ऑर्डर में उसको लगाया, देन वी वर्क आउट दैट इज शाइन, फिर हम स्टैंडर्ड सेट किया, फिर हम सस्टेन करेंगे वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी को, कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी हमारी सस्टेन रहे, इफेक्टिवली काम करें। हाँ, कॉल्ड 5S सिस्टम, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में किसी को कोई डाउट है, नेचर पर्पस कुछ भी डाउट है किसी को? डू यू हैव एनी डाउट इन प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस बच्चे? यस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओके। एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो, क्लियरली डिफाइन करते हो, दैट इज स्मार्ट, है ना, ये को लिखा हुआ है। स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल होना चाहिए, इसको मेजर कर सको, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड, टाइमली हो सके, ठीक। उसके बाद अपनी करंट सिचुएशन को आप एसेस करते हो, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हो, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से आपके पास ऑलरेडी हैं, क्या स्टेटस है उनका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझते हो, जो भी चेंजेस करने होते हैं, जो भी चीज अडेप्ट करनी होती, कैसे मैनेज करना होता है, उसका डिसीजन लेते हो। फिर उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव सर्च करते हो, कौन कौन सी पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से मेथड्स है जिनको यूज करके उस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक। फिर जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए, उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव्स का हम प्रॉपर, हर एक चीज की फीजिबिलिटी चेक करते हैं, कितना फीजिबल है, कितना रिस्क किसमें जुड़ा है, क्या कॉस्ट किसमें है, ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक फैक्टर्स का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। जब हम हर चीज का एनालिसिस कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं उनकी हर चीज के प्लस माइनस पॉइंट को, आफ्टर दैट उसमें हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं जिसपे हम एक्शन लेंगे। फिर हम उसके हिसाब से प्रॉपर ऑल डिटेल प्लान, उसको और इन डेप्थ में जाके उसका पूरी डिटेल प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, इंप्लॉयज वर्कआउट कर रहे हैं, अब उसको हम टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि अगर कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो ड्यूरिंग मतलब मॉनिटरिंग टाइम पे, तो हम उसको कर लें, ताकि हमारा जो लास्ट में जब रिजल्ट आए वो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो, जो भी हमने गोल सेट किए वो हम इजिली अचीव कर लें, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Process of planning is clear to everyone. Krishna, is it clear to you? Ask me. And हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो ये, सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? सो बस कुछ मिनट और मेरी क्लास को रह गए, पूछ लो जिसको जो पूछना है। टाइप्स ऑफ प्लान होगा क्वेश्चन इसमें से। कॉर्पोरेट प्लानिंग ले लूंगी भाई, ले लूंगी कॉर्पोरेट प्लानिंग, एकदम कॉर्पोरेट प्लानिंग कह दिया जब, लेके जाऊंगी समझा के, तो इतना क्यों दुखी हो।
मुझे याद है कॉर्पोरेट प्लानिंग समझाना है, परेशान क्यों हो इतने? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चंस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। वेट वेट, क्वेश्चंस निकल गए एक दो। टैक्टिकल प्लानिंग, मुझे पता था ये आएगा टॉपिक। प्लानिंग पूरी समझा देती हूँ, टाइप्स ऑफ प्लान। और जिसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, मतलब क्या ही बोलूं, पर ठीक है कोई बात नहीं। टीचर का तो काम है पढ़ाना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग। कौन कौन से काम मैनेजमेंट में होते हैं? दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसका आंसर तो मुझे लगता था कि इस क्लास के बच्चों को दे देना चाहिए था, बाकी जिनको पता था। ये तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास स्टूडेंट्स? अब ये टॉपिक रहता है। टोटल 5 होते हैं, 2 और मैम। अच्छा, तो कौन कौन से 2 और होते हैं? बेसिक्स 5 होते हैं, बना लो कितने। ये अलग अलग उन्होंने दिए हैं। अगर आप जाओगे ना, अलग अलग मैनेजमेंट की थ्योरी जिन्होंने जिन्होंने दी है, तो बहुत सारी दी है, पर जो कॉमन होते हैं वो इन्होंने दिए हैं। ठीक है, जो कॉमन हर जगह एप्लीकेबल है वो दैट इज दिस 5। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ा दूं पहले। कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब होता है जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कंपनीज ना अपने फ्यूचर के गोल्स को सेट करती हैं कि उनको फ्यूचर में कौन कौन से काम करने, किस प्रोडक्ट पे काम करना है, कैसे प्रॉफिट मार्जिन को राइज करना है। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट प्लानिंग। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जब वो प्लान करके अपने रूल्स, प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट प्लानिंग। इतना इजी था ना, इसलिए मैं सोच रही थी शायद दिमाग लगा लेगा कोई, अवॉइड कर रही थी, बट ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मिस्टर संकल्प शायद आपका था, सॉरी अगर आप नहीं हो तो कोई और था। Is it clear to you, the one who were asking me on the what is corporate planning? Meaning is clear to you or not? Corporate planning is clear or not? मुझे next topic types of plan लेना है, टाइम कम है। जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया ना? ओके। टाइप्स ऑफ प्लान। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो आप, 3 से 5 साल का गोल बना के, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। टैक्टिक प्लानिंग, जो आप मीडियम टर्म के लिए प्लान बना रहे हो, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग ना बहुत शॉर्ट, मीडियम टर्म के लिए, मिडल के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल प्लान। ऑपरेशनल प्लान यानी कि जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आप स्पेसिफिक टास्क के लिए प्लान बनाते हो, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी। इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन अचानक से आपके सामने आ गई सरप्राइजिंगली, तो उसके लिए जब आप प्लानिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंस प्लानिंग। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? टाइप्स ऑफ प्लान समझ में आ गया? इतना डेप्थ तो नहीं जाएंगे कि टाइप्स ऑफ बजट भी आपसे पूछे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ बजट। जीरो बजट आता है और बहुत सारे होते हैं उसमें तो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टाइप्स ऑफ प्लान क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव 2-3 minutes लेफ्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? देखो, ये इसमें यहाँ पे समझाया था ना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन। आप उसको मेजर कर सको, अचीव कर सको, रिलेवेंट हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और टाइमली कर सको, टाइम फ्रेम में। टिप्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम, सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई कर लो। जो नहीं किए पूरे साल, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सब कुछ ना, समझने वाला, रटने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर क्लासेस के में रेगुलर फॉलो किया या अभी भी देख लो, आपके पास अवेलेबल है क्लासेस,
उसको रेगुलरली देख लो, या रिवीजन क्लास ये जो आपको जब मिलेगी ना अभी, तो आप इसी सारी स्लाइड्स को भी गो थ्रू हो जाओगे तो आप बहुत इजीली पेपर निकाल ले जाओगे। ठीक है, बाकी ड्यूरिंग अ क्लास मैंने सब इंपॉर्टेंट बताया है। जहां जहां पे प्रोसेस की बात की उन टॉपिक्स को याद कर लेना, वो जरूर आएंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन है, अब जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग कुछ डिफरेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ आपके वो थे कंट्रोल सिस्टम टेक्निक्स, वो एक अलग क्वेश्चन है जहां पे आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। या जो आपकी मैनेजमेंट थ्योरीज है वो इंपॉर्टेंट है, वो भूल सकते हो, उसको रिवाइज करना। थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक्स तो कर ले जाओगे, ये ना बच्चे इग्नोर कर देते। पहली वाली जो यूनिट में आपकी थ्योरीज है उससे अच्छे से उसको रिवाइज करके जाना। हाँ, यूनिट 5 अमित यही है, मेरे पास भी है, इतना लिखा क्यों, क्या पूछना है अभी? थी ये जो पूरी यूनिट अभी कंप्लीट कराई है मैंने, सब टॉपिक कंप्लीट कराया है इसमें मैंने, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है एग्जाम के लिए। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इज अ टेक्निक जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज मिलके काम करते हैं, सेट करते हैं टारगेट्स को और अचीव करते हैं। वो जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दोनों एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स। वो ऑब्जेक्टिव्स को साथ में सेट करते हैं, एक्शन प्लान साथ में मिलके बना रहे हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस, परफॉर्म करते हैं इवैल्यूएशंस, और लास्ट में रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यूनिट्स में भी बहुत सारे टॉपिक, सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट किया है, लास्ट यूनिट डायरेक्टिंग, एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग पूरा कंप्लीट किया है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट किया है। तो पूरी बहुत सारी यूनिट्स भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट की और मैक्सिमम डाउट्स भी लिए, कॉर्पोरेट प्लानिंग भी समझा दिया। बात चैट बॉक्स पे लिख के भी कर सकते हो आप। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा फीडबैक दे देना, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा दूंगी। झेल लोगे मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर भी? अच्छा चलो ठीक है, आसिफ कह रहे हैं तो जरूर पढ़ा लूंगी। चलो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई बिलीव इन यू ऑल कि आप सब अच्छे से करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।